नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम्स आते हैं और आप लोग एक मैसेज करना शुरू कर देते हो, ईमेल करना शुरू कर देते हो कि सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर्स की वेटेज कम है, किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, किससे कम आता है, कौन कौन सी आपकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो मेरा बहुत ही टाइम से, जब से मैंने टीच करना शुरू किया है 15-20 साल से सीएमए फाइनल के लिए, एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि बेटा सीएमए के अंदर कोई भी चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी या कम ज़रूरी नहीं होता है। आपको हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत से आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे जितनी मेहनत से कोई स्पेसिफिक चैप्टर आप कर रहे हो। लेकिन इसको सुनने के बाद भी स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि शायद ये चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है, ये चैप्टर कम ज़रूरी है। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैंने क्या किया, दिसंबर 2019 लॉकडाउन लगने से पहले जो आखिरी ऑफलाइन पेपर हुआ था उसको डिकोड करने की कोशिश करी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है, जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि कोई भी चैप्टर स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ चैप्टर से कई बार ऐसा होता है ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ कह दे बेटा ये 5 चैप्टर कर लो तो आपका 50-60 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ये 4 चैप्टर्स कर लो तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपका सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सिलेबस 2016 की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए के अंदर 50 मार्क्स का डीटी दे रखा था, सेक्शन बी के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन था वो 30 मार्क्स का था, और सेक्शन सी के अंदर केस स्टडीज था वो 20 मार्क्स का था। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आया है। जो केस स्टडीज आई थी, आप देख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है, वो 16 मार्क्स के आई थी। 4 केस स्टडीज, 4 केस लॉस थे, उनको आपको जो भी डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, आईटीएटी का, जिसका भी डिसीजन रहा होगा वो आपको बताना था, उसके बेस पे आपको डिसीजन देना था। इसको कहा जाता है केस स्टडी। 16 मार्क्स, हालांकि वेटेज 20 मार्क्स की थी लेकिन 16 मार्क्स का आया था। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो आता है, इसके अंदर जनरली 3 चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इसकी जो वेटेज टोटल दे रखी है वो 30 मार्क्स की दे रखी है, और यहां आया था वो 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अटेम्प्ट में ही 26 मार्क्स का आएगा। मैं कोशिश करूंगा दिसंबर 19 के तरीके से, फिर मैं जून 19 का पेपर भी डिकोड करूं इस तरीके से अर्लियर जो पेपर्स आए हैं, और शायद कोई पैटर्न मिल पाए बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस करने के बाद कि ये चैप्टर शायद ज्यादा जरूरी हो सकता है। ऐसा होता नहीं है लेकिन शायद कोई हमें हिंट मिल जाए। लेकिन दिसंबर 19 की जहां तक पेपर की बात है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आया था, इंटरनेशनल टैक्सेशन से आया था, वो 26 मार्क्स का आया था। तो 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और इसके अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जो 26 मार्क्स दे रखे हैं इसके अंदर या तो ट्रांसफर प्राइसिंग से था या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से आपके लिए दे रखा था। इसके बाद जो बाकी का डीटी का पोर्शन है, उससे जिस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए वो कितने कितने मार्क्स के आए मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। जहां पे भी 2 मार्क्स लिखा हुआ है उसका मतलब एमसीक्यू आया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन होता है, 10 एमसीक्यू आते हैं, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जहां जहां भी 2 लिखा हुआ है उसका मतलब एमसीक्यू। जो टीडीएस चैप्टर है उससे आपके टोटल 6 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, टोटल 6 मार्क्स का आया था। फाइलिंग ऑफ रिटर्न और असेसमेंट प्रोसीजर, जो मैं बहुत ही शानदार टॉपिक मानता हूं नॉलेज गेन करने के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सीएमए करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोगों की भी तमन्ना होगी कि हम सीएमए करने के बाद टैक्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कई बार अच्छे मार्क्स का भी आता है। मैंने 15-20 मार्क्स तक का इस चैप्टर से देखा हुआ है, लेकिन देखिए आपके सामने है इस चैप्टर से केवल इस बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, केवल 2 नंबर का। डिडक्शंस 80C to 80U होती हैं, उससे 2 मार्क्स का आया था। एक 68, 69, 69 ये जो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स वगैरह जो होते हैं, वैसे तो इनकम टैक्स में इसका नाम एग्रीगेशन ऑफ इनकम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कई बार पेनल्टीज वाले चैप्टर में भी दे रखा होता है। इन पे एक स्पेशल रेट लगता है सेक्शन 115BE के अंदर, और इससे क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यू में पूछा गया था और 4 मार्क्स का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन और भी आया था। जो डीम्ड और डीप डिविडेंड है, इसको वैसे आप कंपनी के असेसमेंट से जोड़ के देख सकते हो। डिविडेंड और डीप डिविडेंड होता है उस केस में 2 + 2 + 4, 2 एमसीक्यू आए थे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था।
एक बहुत शानदार सेक्शन है, जब अगर फॉरेन कंपनी से, स्पेसिफाइड कंपनी से डिविडेंड मिलता है, उस पर बेस 4 नंबर का क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए थे। इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन अब आपके लिए बेकार हो जाएगा, आप सिलेबस में नहीं है। पहले एक हुआ करता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी कहा करते थे 1150 के अंदर, अब उस सेक्शन को हटा दिया गया है। लेकिन जहां तक 2019 के पेपर की बात है, टोटल 8 मार्क्स का डीम्ड डिविडेंड या डिविडेंड वाले चैप्टर से आया था। पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन से 2 मार्क्स का आया था। एक क्वेश्चन पेनल्टी का और भी आया था, लेकिन वो केवल इंडिपेंडेंट पेनल्टी का नहीं था, उसके अंदर फर्म और एओपी के कंसेप्ट को भी यूज किया गया था, डिडक्शन आईए के कंसेप्ट को भी यूज किया गया था, एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस को भी यूज किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था जो कि 8 मार्क्स का था। तो सोचो ना आप, एक ही क्वेश्चन को करने के लिए पेनल्टीज के प्रोविजंस भी आने चाहिए, फर्म्स के भी आने चाहिए, एओपी के भी आने चाहिए, रिडक्शन 80 आईए के बारे में भी हिंट होना चाहिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आया था, जिनको मैं बहुत शानदार टॉपिक मैं मानता हूं। चैरिटेबल ट्रस्ट से जनरली अच्छा मार्क्स का आता है, लेकिन देखो आपके सामने केवल 2 नंबर का आया हुआ है। तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको कर लो, इनसे आपके 50-60 मार्क्स एग्जामिशन आ जाएगी या 50 क्रॉस कर लोगे। ये सब बेफालतू की बातें हैं। जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं, सबको बहुत सीरियसली करके ही आपको जाना पड़ेगा। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आया था, उसमें पीजीबीपी के कुछ सेक्शंस का भी यूज होगा, इसलिए जब तक पीजीबीपी आपको नहीं आता होगा, तब तक आप चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपके सिलेबस के अंदर पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, सैलरी नहीं है, पांचों हेड्स नहीं है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट ये मानता है कि आप इंटर लेवल पे पढ़ के आए हो, तो ये पांचों हेड्स तो आपको आने ही चाहिए। अगर इनको दोबारा टीच किया जाएगा, फिर तो कितना लंबा सिलेबस हो जाएगा आपका। फिर तो 80C to 80U भी आप बोलोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी बोलोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम भी बोलोगे, एग्रीकल्चर इनकम भी बोलोगे, लेकिन इनका फ्रीक्वेंटली पेपर में यूज होता रहता है। इंटर में जो कुछ पढ़ा उसका फाइनल में यूज होगा। सैलरी से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हाउस प्रॉपर्टी से भी कभी कभी केस स्टडीज आ जाती हैं आपके एग्जाम के अंदर, और पीजीबीपी कैपिटल गेन तो बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए जब भी मैं टीच करता हूं तो पूरा पीजीबीपी, पूरा कैपिटल गेन और टीडीएस भी मैं पूरा करवाता हूं, जो इंटर लेवल का था वो भी दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। इन 3 चैप्टर्स पर मैं बहुत फोकस रखता हूं, क्योंकि फाइनल का जितना भी आप सिलेबस करोगे उनमें आपका टीडीएस का यूज भी होगा, उसमें कैपिटल गेन का यूज भी होगा, उसमें पीजीबीपी का यूज भी होगा। अब एक जबरदस्त चैप्टर है इंटर के अंदर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 9 में आपने देखा होगा, आपके टीचर ने टीच किया होगा कि एक आरओआर, एक आरएनओआर, एक एनआर, तो इनकम कहां अक्रू एराइज हो रही है, कहां रिसीव हो रही है, इसके बेस पर टैक्सेबिलिटी निकालना, इसके बेस पर यह पता लगाना एसएससी की टोटल इनकम कितनी होगी। उस चैप्टर का नाम था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसमें एक डेफिनेशन भी हुआ करती थी, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन। उसमें डीम टू अक्रू और एराइज इन इंडिया सेक्शन 9(1) भी हुआ करता था। उस चैप्टर को आप सोचते थे फाइनल में तो अब आएगा नहीं, इंटर में करके आगे बढ़ जाते हैं, फाइनल में आपने कभी किया नहीं, और 12 मार्क्स का उस चैप्टर से आया हुआ है। 2 तो एमसीक्यू आए थे 2-2 नंबर के, और एक 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सोच रहे हो आप, जो चैप्टर स्टडी मेट में ही नहीं दे रखा है फाइनल के, और जिसके लिए केवल और केवल फाइनल के टीचर्स ये मानते हैं कि बच्चों को इंटर का कैरी किया होगा, बच्चे ने याद होगा, और वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। हालांकि इसमें एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक कंसेप्ट है, जो फाइनल में टीचर को टीच करना चाहिए। उस पर बेस भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। जो असेसमेंट ऑफ कंपनीज है, उसका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आता है, बट कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं आएगा ही आएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर हैं जिसमें कंपनी ऑफ असेसमेंट ऑफ कंपनीज का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जनरली मिल जाता है। तो इस पेपर के अंदर भी कंपनी के असेसमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, और जिसमें दोनों तरीके से टैक्स निकलवाया है। अगर मैट के प्रोविजन से अप्लाई करते हैं तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, और मैट के प्रोविजन से अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या आपके प्रोविजंस होंगे। तो रेगुलर प्रोविजंस एज वेल एज मैट, और टोटल वेटेज जो क्वेश्चन की दे रखी थी वो 16 मार्क्स की थी। फिर एक फर्म का क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का यूज भी किया गया था, और बेस जजमेंट असेसमेंट, बीजीए बेस जजमेंट असेसमेंट, उसका भी हल्का सा जरा सा यूज किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, और वो 8 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, एक सेक्शन इसको कहा जाता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग।
इसके अंदर अमलगमेशन दे रखा है, इसके अंदर डीमर्जर दे रखा है, इसके अंदर सिलम सेल दे रखा है। सिलम सेल का क्वेश्चन कई बार मिल जाता है और 2019 में भी वो क्वेश्चन मिला और वो 8 नंबर का सिलम सेल का क्वेश्चन था। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूं कि जो अब पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि सिलम सेल में अमेंडमेंट था बाय द फाइनेंस एक्ट 21। सिलम सेल के अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को अमेंडेड वीडियोस प्रोवाइड करी हैं। उन्होंने लाइव किया था, उनको लाइव भी अमेंडमेंट्स मैंने टीच किए थे। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अमेंडमेंट था इसलिए मैं एडवाइज कर रहा हूं सिलम सेल के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का असेसमेंट रिडक्शन 80P पे बेस्ड होता है, उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबी पे बेस्ड एक केस स्टडी, जो ऊपर केस स्टडी 16 मार्क्स की दे रखी है, वो एक केस स्टडी थी। वो 2 सेक्शन 2 सब टॉपिक्स पे बेस्ड थी, एक तो हाउस प्रॉपर्टी पे और एक पीजीबीपी पे। वो 4 नंबर की केस स्टडीज इन 2 टॉपिक से आई हुई थी। कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन 54 पे बेस्ड, क्योंकि 4 नंबर का था। पीजीबीपी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेजेंप्टिव टैक्सेशन पे बेस्ड आया था। प्रेजेंप्टिव टैक्सेशन इंटर में आपने 44 एडी किया था, 44 एडीए किया था, प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स केस का 44 एई किया था, लेकिन फाइनल के अंदर नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं प्रेजेंप्टिव टैक्सेशन के, उस पर बेस्ड 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, इस पर बेस 4 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन राइट शॉर्टपुट लिखने के लिए आया था। ब्लैक मनी एक्ट से 4 मार्क्स का आया था और एक चैप्टर है सेटलमेंट कमीशन, उससे भी 4 नंबर का आया था। अब बताओ कितना डाइवर्सिफाइड पेपर बनाया है एग्जामिनर। सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, टीडीएस को भी कवर किया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को भी किया, फर्म को भी किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी किया, ट्रस्ट को भी किया, कंपनी के लिए भी किया, रिडक्शंस के लिए भी किया, सेटलमेंट कमीशन के लिए भी किया, डिविडेंड के लिए भी किया, पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस के लिए भी किया। तो हम कहां तक आपको बताएं कि ये चैप्टर ज्यादा जरूरी है, ये चैप्टर कम जरूरी है। इतना बता सकते हैं, इंटर के चैप्टर जरूर कर लेना, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, क्योंकि फाइनल में आप कोई भी चैप्टर करो, चाहे आप फर्म का असेसमेंट करो, चाहे एओपी का असेसमेंट करो, चाहे ट्रस्ट का असेसमेंट करो, चाहे आप कंपनी का असेसमेंट करो, पीजीबीपी का यूज भी होगा और कैपिटल गेन का यूज भी होगा, अदर सोर्सेज का यूज भी होगा, रिडक्शंस का भी यूज होगा। तो इन चैप्टर्स के लिए मैं ये नहीं करूं, उनसे आएगा बहुत, आगे के एडवांस टॉपिक करने के लिए इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये दिखा के मैं केवल आपको बस ये बताना चाहता हूं बेटा कि आपको सब कुछ सीरियसली करना पड़ेगा। तो आप भले ही अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, 6 से 7 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो अगर आप वो टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, आपको लगता है ये टॉपिक रहने देते हैं, तो मेरी एडवाइस है कि नहीं, ये गलती हो सकती है। जो टॉपिक छोड़ रहे हो उससे भी 8 या 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सीरियसली करके जाइए उस क्वेश्चन के लिए आप। तो मैं आपके साथ हूं। मैं वैसे तो क्लासेस बच्चे ज्वाइन करते हैं जूम लाइव पे और मैं रिकॉर्ड भी भेजता हूं, और साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे भी टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, जो इससे पहले एग्जाम्स हुए थे, जो आपका जून 19 का था, दिसंबर 18 का था, जून 18 का था, उसके साथ भी मैं एक बार आपके सामने आऊं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया था। तो कम से कम आपको डिसीजन मेकिंग करने में इजी हो जाए कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। और कंक्लूजन अभी से मैं बता देता हूं, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देनी चाहिए। तभी स्टूडेंट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं कोशिश करूंगा बाकी जो एग्जाम्स हुए हैं उनको भी मैं डिकोड करूंगा आपके साथ। मेरी जो वेबसाइट है directtextlectures.com, उसको आप विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। उस पर मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, जिससे कि नई वीडियोज के जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।